हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लवेंस में, जहाँ मैं आपके साथ फाइनली इतने टाइम बाद प्रॉमिस इन पीसेस का फोर्थ पार्ट शेयर करने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई। शायद ही किसी क्रिएटर जो यूट्यूब पे एफ शेयर करते हैं उन्हें इतनी देर हुई होगी किसी एफ को दोबारा से रिस्टार्ट करने में। बट प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। मुझे उस एफ को क्लियर करना था, जो एक्चुअली होती है उसे ख़त्म करना था, इसलिए ये सब करना पड़ा। प्लीज़ आप सब मुझे क्षमा कर दीजिएगा एंड अब से हम इसके रेगुलर अपडेट लाएंगे। कहने को हम सफ़र के साथ साथ अब ये भी चलेगी, एंड जब कहने को हम सफ़र ख़त्म हो जाएगी तब इसके साथ चलेगी मेरी दूसरी एफ जो कि वो भी पेंडिंग पे पड़ी है, जो है गिल्ट, वो और ये साथ में चलेंगी। सो अब मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है एंड अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी जहाँ पर छोटी थी वहाँ पर जो वन केसिंग था एंड उसकी फैमिली थी, शिशु उनकी रियासत में आता है एक ख़ास तरह का फूल लेने, जो कि उसके यहाँ पर जो पूजा होने वाली है उसमें अर्पण किया जाएगा। सो उसके लिए वो यहाँ आया था एंड वो फूल भी उसे मिल गया था, लेकिन अब उस फूल को लेकर उसे यहाँ से जाना था अपनी चार मौसम जागीर, और जहाँ पर वो अकेला नहीं जाएगा, ऑब्वियसली उसके साथ साथ वन केसिंग उसके परिवार वाले भी जाएंगे, क्योंकि पूजा में तो उन्हें भी शामिल होना है। सो वो सभी वहाँ पे जाने वाले हैं। और ये फूल जिसके लिए शिशु यहाँ पे आया है, ये कोई साधारण फूल नहीं है, ये ख़ास तरह का फूल है जो कि जल्दी मुरझाता भी नहीं है। यूजुअली जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें अगर पेड़ से तोड़ लिया जाए तो वो मुरझा जाते हैं, या फिर उन्हें जीवित रखने के लिए कुछ प्रक्रिया की जाती है जो कि जो फ्लावर्स बेचने वाले होते हैं वो करते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये मुरझाता ही बहुत धीमे धीमे है। खैर, बैक टू द स्टोरी। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है। रिशु और जैनरियो की फैमिली एंड जो सैनिक थे वो सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी यूँ तो ऐसे शुभ कार्य में सैनिक ले जाना उचित नहीं होता, लेकिन अब प्रोटोकॉल्स भी तो फॉलो करने पड़ते हैं ना, क्योंकि फंक्शंस ऐसी चीज़ों में ही जो हमले होते हैं उनकी जो गुंजाइश होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये सब करना भी आवश्यक होता है। तो इसलिए सैनिक भी वहाँ उनके साथ ही जा रहे थे। अभी वो सभी लोग चार मौसम जागीर पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पर वुमन एंड किम हासन उन सभी का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। अभी जो सैनरी होते हैं वो फिर किम हासन के गले लगते हैं एंड वो म्यान के गले लगती हैं। अभी सैनरी कहते हैं कैसे हो मित्र। अभी किम हासन कहते हैं बिल्कुल स्वस्थ, और तुम? अभी वो कहते हैं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी यही प्रश्न जो अपनी फोमो थी वो म्यान से कहती हैं। अभी रंग भी वहीं खड़ी रहती है और वो तो वैनिंग को ही देखे जा रही होती है, जो कि वैन के पास खड़ा था एंड तो बहुत ज़्यादा खुश थी वैनिंग के यहाँ आने से, एंड वो हल्का हल्का ब्लश भी कर रही होती है, पर वो फिर भी अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। अभी शिशु, वैन और वैनिंग ये तीनों ही साथ ही खड़े थे। अभी पोमो ध्यान से होती है और कहती है दीदी, शिशु ने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं किया? अभी वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शिशु तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। अभी श्याम शिशु की तरफ देखती है आईब्रो ऊपर करके और शिशु से घूर कर देखता है। अभी वो फिर अपने वैन के पास आती है, उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है कैसे हो वैन? अभी वैन कहता है जी ठीक हूँ काकी माँ। अभी मैंने कहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, एक तो इतना वीक है, पर से इतनी दूर का सफ़र, उसकी तो हालत ही पंचर हो रखी थी। लेकिन जो टायर्डनेस, जो वीकनेस वो फील कर रहा था वो उसे अपने चेहरे पर या अपने हाव भाव में, बॉडी लैंग्वेज में दर्शाना नहीं चाहता था, तो वो स्ट्रॉन्ग ही बन रहा था। बट ऑब्वियसली इंसान पता कर लेता है ना कि कौन ठीक है और कौन प्रिटेंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस बात का उन सभी को इल्म था कि वैन केसिंग की तबीयत अभी ठीक नहीं है। अभी वो सभी लोग अंदर आते हैं एंड वो सभी लोग थोड़ी देर जो बैठक थी वहाँ पर आराम करते हैं, क्योंकि अभी वैन केसिंग को अगर वो लोग शुरू में ही जो गेस्ट रूम था वहाँ पे भेजते तो उसे ऑकवर्ड लगता ना, सो इसीलिए अभी वो उन लोगों के साथ ही था। अभी थोड़ी देर बाद किम हासन और जो उम्मीद थी
वो दोनों ही जाकर जो प्रेजेंटर थे और वुमेन मैन थे उन्हें उनका कमरा दिखाते हैं एंड उनसे कहते हैं कि वो थोड़ा आराम कर ले। अभी वैन केसिंग और जो वेनिंग थे इनको कक्ष दिखाने के लिए गो जियांग ही गई थी। लाइक वो वेन को भी उसका रूम दिखाने वाली है एंड काओ वेनिंग को भी। एंड जिशु तो अपने रूम में चला गया था। अभी जियांग वेनिंग और वेन के साथ जो वेन का रूम था उसकी तरफ जा ही रही थी। अभी जियांग कहती है, वेन आपने मुझे याद तो किया होगा ना जब मैं इस बार नहीं आई थी। अभी उसने जो प्रश्न किया था ना वेन से, यही सेम प्रश्न वो वेनिंग से भी करना चाहती थी पर वो कर नहीं सकती थी। अभी वेन कहता है, जी राजकुमारी, मैंने आपको बहुत याद किया जब आप इस बार नहीं आई थी, लेकिन मेरे अतिरिक्त भी कोई है यहाँ पे जिसने आपको बहुत याद किया। अभी जियांग कहती है, कौन राजकुमार? अभी जो अपना वेन होता है वो वेनिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये आपको बहुत याद कर रहे थे। अभी वेनिंग तो एकदम ही शॉक हो जाता है। वो कहता है, राजकुमार, अब ऐसा तो मैंने नहीं कहा आपसे। अभी वेन कहता है, तो नहीं याद किया आपने? अभी जियांग वेनिंग की तरफ देखती है, वेनिंग भी जियांग की तरफ देखता है और फिर वो वेन की तरफ देखता है जबकि उसे टिकरी स्माइल दे रहा होता है। अभी वेनिंग मन में ही कहता है, यूँ तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, दिख रहा है चेहरे से, लेकिन ऐसी शरारत करते समय इनको बड़ा आनंद आता है। वो फिर जियांग की तरफ देखता है और कहता है, राजकुमारी, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, अभी राजकुमार को विश्राम की आवश्यकता है, क्या हम उनकी कक्ष पर ले चले? अभी जियांग कहती है, ओह हाँ, क्षमा करिए राजकुमार, हम आपके कक्ष में चलते हैं। अभी वेन कहता है, राजकुमारी, इस तरह क्षमा मांगकर आप मुझे छोटा मत कीजिए, और ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। अभी जियांग कहती है, जी अब चले? अभी वेन हाँ में से जाता है। अभी वो तीनों लोग वेन के कक्ष में आ जाते हैं एंड अभी वेन वेनिंग से कहता है कि जाकर वो भी थोड़ा विश्राम कर ले। और फिर जियांग और वेनिंग दोनों ही जो वेनिंग का कक्ष था वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। अभी रास्ते में दोनों ही बहुत ही शांत होते हैं। फिर जियांग कहती है, वैसे क्या वेन सही कह रहे थे? अभी वेनिंग की तो हार्ट बीट ही तेज हो जाती है। वो फिर जियांग की तरफ देखता है, कहता है, किस विषय में? अभी जियांग कहती है, वही जो कह रहे थे कि आपने मुझे बहुत स्मरण किया। अभी वेनिंग एक स्माइल करता है, जियांग की तरफ देखता है और कहता है, राजकुमारी, वो तो बस ऐसे ही हंसी ठिठोली कर रहे थे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी जियांग कहती है, सच में ऐसी कोई बात नहीं है? अभी वेनिंग कहता है, जी ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं आपको क्यों स्मरण करूँगा? अभी जियांग कहती है, जी सही कहा आपने, लीजिए आपका कक्ष आ गया। अभी वेनिंग अपनी कक्ष की तरफ देखता है, फिर जियांग की तरफ देखता है और कहता है, धन्यवाद राजकुमारी, मेरे जैसे सेवक के लिए आपने इतना किया, इसके लिए धन्यवाद। फिर जियांग कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अभी जो अपना वेनिंग होता है वो उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर कहता है, क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, आपके दिल को ठेस पहुँचाने के लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु यही उचित है। और ये कहकर वो अपने कक्ष में चला जाता है। अभी हमें वेनकेजी को दिखाया जाता है जो कि अपने कक्ष में जो उसका बेड था उसके ऊपर लेटा हुआ था और जो सेलिंग भी उसकी तरफ देख रहा था। अभी वो कहता है सेलिंग को देखते हुए, काया, क्या तुम यहाँ पर आ चुकी हो या तुम थोड़ी देर में आओगी? मुझे तुम्हें देखना है काया, बस एक बार तुम्हें देख लूँ। अभी वो इसी विषय में सोच रहा होता है एंड ऑब्वियसली वो थका हुआ था तो उसे ना थोड़े ही समय बाद नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अभी थोड़ी देर बाद उसकी नींद टूटती है जब उसे कोई जगाने आता है। वो वेनिंग होता है जो उसे जगाने आया था, क्योंकि पूजा से पहले उन सभी को रेडी भी तो होना है पूजा के लिए, तो उसे जगाने आया था। वेनिंग उठ जाता है एंड फिर वो अच्छे से नहा धोकर तैयार भी हो जाता है। अभी वो और वेनिंग वहाँ पे जो कक्ष था उससे बाहर निकलते हैं लाइक पूजा की तरफ जाने के लिए। तभी वो जस्ट रूम से बाहर निकले हुए थे तभी शिशु उनके सामने आ जाता है। लाइक वो भी पेन को लेने ही आया था वहाँ के कहने पर। अभी पेन के दिन
शीशु को देखता है, शीशु वैन केसिंग को देखता है। अभी वो कहता है आप क्या क्या कर रहे हो राजकुमार। अभी अपना शीशु कहता है माँ ने भेजा है आप दोनों को लेने के लिए। अभी जब प्रवेश होता है वो कहता है ठीक है। अभी शीशु कहता है राजकुमार वैन आप ठीक है ना। अभी वैन कहता है इससे आपको सरकार नहीं होना चाहिए राजकुमार, जिस कार्य के लिए आए हैं वो करिए, हमें पूजा स्थल तक लेकर चलिए। अभी शीशु फिर कुछ नहीं बोलता है, बस नोट करता है और उन दोनों को लेकर जो पूजा स्थल था वहाँ की तरफ निकल जाता है। अभी वो रास्ते में ही होता है, तभी वैन के दिमाग में काया का ख्याल आता है और मैं सोचता है कि क्या उसे शीशु से पूछना चाहिए कि ताहू राज्य के जो महाराज हैं वो यहाँ आए हैं अपने फैमिली के साथ, क्योंकि काया का विवाह जो ताहू राज्य के जो महाराज हैं साओजिन, उनकी जो 2 अडॉप्टिव सन हैं, लाइक उनकी खुद की कोई संतान नहीं है, वो विवाहित नहीं है, तो उनकी जो अडॉप्टिव संतान है उनमें से जो ट्विंस हैं, मतलब वो 2 लड़के ट्विंस हैं, तो उनमें से एक से काया का विवाह हुआ है जिसका नाम है जी वू यान। तो ऑब्वियसली अगर वो शाह परिवार यहाँ पे आए तो काया भी आएगी ही ना, तो इसीलिए वो सोच रहा था कि वो किसी से पूछे कि ना पूछे, लेकिन वो जितना ज़्यादा अभी डिस्परेट हो रहा था ना, तो वो सोचता है कि पूछ ही लें, क्या ही हो जाएगा। अभी वैन शीशु की तरफ देखता है और कहता है राजकुमार शीशु, यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं तो आप मुझे उसका उत्तर देंगे। अभी शीशु स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल देंगे, पूछिए। अभी वो कहता है आप ताहू राज्य के महाराज सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि नहीं। अभी शीशु से अजीब तरह से देखता है और कहता है क्या। अभी वैन कहता है मैंने पूछा ताहू राज्य के महाराज यहाँ पर सपरिवार आए हैं या नहीं। अभी शीशु कहता है बेशक वो आए हैं और सहपरिवार ही आए हैं। अभी जब वैन ये चीज़ सुनता है तो उसकी जान में जान आती है। अभी वो मन करता है और फिर अपना सिर हल्का से नीचे करता है और एक स्माइल करता है, वो भी ज़्यादा ब्राइट नहीं, हल्की सी स्माइल। अभी शीशु से स्माइल करते हुए देखता है, फिर कहता है अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आपने मुझसे ये प्रश्न क्यों किया, अर्थात उनके यहाँ आने या ना आने में आपको इतनी रुचि क्यों है। अभी वैन कहता है राजकुमार शीशु, आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, किंतु मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य नहीं समझता। अभी शीशु नोट करता है और कहता है कोई बात नहीं, किंतु आगे भी अगर आप मुझसे प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी वैन बस नोट करता है और फिर आगे चलने लग जाता है एंड उसके साथ वैन भी आगे चला जाता है। अभी शीशु वहीं पे रुक जाता है और बस मन में सोच रहा होता है, लाइक वो जाते हुए उनको देखता है वैन और वैनिंग को, और मन में सोच रहा होता है काकीमा ने कहा था कि वैन को और किसी राज्य में, किसी भी मानव में रुचि नहीं है, उसके करीब बस वैनिंग है उसके परिवार के अतिरिक्त, तो उसने प्रश्न क्यों किया। फिर वो थोड़ा देर सोचता रहता है, फिर कहता है मैं क्यों सोच रहा होता, होगा कोई कारण, मुझे क्या करना। और ये बोलकर वो भी आगे बढ़ जाता है। अभी वैन केसिंग और वैनिंग वहाँ पूजा स्थल पे आ जाते हैं एंड रियांग जैसे ही उन दोनों को देखती है तुरंत से ही उनकी तरफ आ जाती है। अभी जो वैन केसिंग की फैमिली थी वो रियांग की फैमिली के साथ ही थी और जो पंडित जी थे उनसे बातें कर रही थी। अभी रियांग वैन के और वैनिंग के पास आती है और कहती है कहाँ थे आप दोनों, कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अभी वैन कहता है श्रवण कीजिएगा राजकुमारी, बस तैयार होने में ज़रा सी देर हो गई। अभी रियांग कहती है ज़रा सी देर, इतनी प्रतीक्षा की है मैंने आप दोनों की। अभी वैन केसिंग रियांग का गुस्सा शांत करने के लिए कहता है, लाइक वो सुंदर लग रही थी बट स्टिल अभी उसका गुस्सा शांत करना ज़्यादा अनिवार्य था, तो वो कहता है राजकुमारी आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अभी रियांग कहती है जी। अभी वैन कहता है सच में आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, क्यों वैनिंग। अभी वैन उस तरफ देखता है, फिर रियांग की तरफ देखता है जो कि वैनिंग की तरफ देख रही थी। अभी वैनिंग कहता है जी राजकुमारी आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अभी रियांग के तो गाली फूलने लग जाते हैं ब्लश के कारण, कहती है धन्यवाद वैनिंग। अभी वैन उन दोनों को देख रहा होता है। अभी रियांग फिर कहती है अरे मैं तो भूल ही गई थी, वैनिंग आप लोग मेरे साथ चलिए। अभी वैनिंग कहता है कहाँ राजकुमारी। अभी रियांग कहती है पंडित जी के पास। अभी वैन कहता है पंडित जी के पास।
अभी श्रेयांक कहती है, जी उनके आशीर्वाद के लिए ही तो आप दोनों को वहाँ ही बुलाया था, चलिए। अभी ये कहकर वो उनके साथ जो पंडित जी थे उनके पास आ जाती है। और ये वही पंडित जी हैं जो कहानी की शुरुआत में जब उमंग की कुंदराई हो रही थी तब आए थे ना, जो कि गुमम्यान और उमंग को बड़े ही चिंतित तरह से देख रहे थे। ये वही पंडित जी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है। अभी वैन केसिंग और वैनिंग दोनों ही उनसे आशीर्वाद देते हैं। अभी वो वैनिंग को भी अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं और वैन को भी वो देखते हैं और कहते हैं, दीर्घायु भव, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। देव माँ तुम्हें तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति दे, संयम दे। अभी वैन केसिंग उन्हें देख के स्माइल करता है और फिर से झुकाता है और कहता है, धन्यवाद पंडित जी। अभी वैनिंग ने भी सेम ऐसे ही किया होता है। अभी फिर पंडित जी कहते हैं, जाओ पुत्र, उत्सव का आनंद लो। अभी वैन केसिंग मन करता है और वो और वैनिंग वापस से ही उन्हें ग्रीट करते हैं और रंग भी उन्हें ग्रीट करती है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अभी पंडित जी उन चारों की तरफ देखते हैं, लाइक वो सब एक ही जगह बैठे थे ना, उनकी तरफ देखते हैं। एंड गुमम्यान एंड सैंड्रियो किन्वेजन पुमंग सब उन्हें ही देख रहे होते हैं। एंड सबके चेहरे पर एक ही सवाल था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि देवी माँ जो वैन केसिंग का आने वाला जीवन है उसमें जो कठिनाई आने वाली है उससे लड़ने के लिए उन्हें शक्ति दे, संयम दे। ऐसा क्यों कहा? क्या वैन केसिंग के साथ कुछ घटित होने वाला है? क्या कुछ बुरा होने वाला है उसकी लाइफ में? अभी पंडित जी उन सभी के चेहरों को ऑब्वियसली पढ़ लेते हैं। वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, पूछिए जो पूछना चाहते हैं आप सब। अभी सैंड्रियो कहते हैं, महाराज आप तो इतने ज्ञानी हैं, आप तो जानते ही होंगे कि हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। अभी वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैंने जो भी कुछ कहा वो इसीलिए कहा क्योंकि आपके पुत्र का जीवन आज के बाद पूर्णतः बदलने वाला है। आपके पुत्र ने बालपन से जितने दुख, जितने पीड़ा देखी है वो उसके समक्ष कुछ नहीं है जो आज के पश्चात वो देखने वाला है। अभी वो सभी लोग एकदम ही हैरान हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सड़ हो जाते हैं। गुमम्यान की तो आंखें भर जाती हैं। अभी फुमंग गुमम्यान को होल्ड कर लेती है उन्हें संभालने के लिए। अभी पंडित जी फिर कहते हैं, इन सभी का प्रारंभ आज इसी उत्सव से होगा। अभी गुमम्यान फिर कहती हैं, महाराज जब से मेरा पुत्र पैदा हुआ है उसने सिर्फ दुख ही देखे हैं, सिर्फ पीड़ा सही है। और कितनी पीड़ा और कितना दुख है मेरे बच्चे के भाग्य में। और क्षमा कीजिएगा परंतु मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रही, बस एक माँ अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है। अभी पंडित जी उन्हें देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता पुत्री, किंतु मैं एक बात अवश्य तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारे पुत्र के जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, अत्यधिक कठिनाइयाँ आएंगी, किंतु उन कठिनाइयों से वो स्वयं ही नहीं लड़ेगा, उसके साथ लड़ेगा वो व्यक्ति जो उसका कवच बन के इस कठिन पथ पे उसका साथ देगा। अभी ये सभी लोग पंडित जी को हैरानी से देखने लग जाते हैं। अभी पंडित जी फिर कहते हैं, जिसका भाग्य आपके पुत्र के भाग्य से उन दोनों के जन्म से पूर्व जुड़ चुका है, जो आपके पुत्र के लिए सर काटने और कटाने के लिए भी प्रस्तुत रहेगा। जो व्यक्ति पूर्णतः अपने जीवन को और अपने हृदय को आपके पुत्र के कदमों में रखेगा, जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक होगा, आपके पुत्र की प्रसन्नता और सुरक्षा। अभी ये चीज़ जो उन्होंने कही थी ना, ये उन्होंने गुमम्यान की तरफ देखकर नहीं कही थी, ये उन्होंने सामने की तरफ देख कर कही थी, जहाँ पर जीशु खड़ा था जो कि अपने मित्र लोगों के साथ ही खड़ा था, पर उनकी तरफ वो देख नहीं रहा था। वो बात कर रहे थे पर वो वैन की तरफ देख रहा था, जो कि अभी रियांग और वैन के साथ था, पर वो इधर उधर काया को ढूंढ रहा था। और जीशु इसीलिए वैन को देख रहा था, लाइक वो उत्सुक था कि ये किसे ढूंढ रहा है। अभी पंडित जी उन दोनों को देखते हुए स्माइल करते हैं और फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, इनका संबंध जितनी विचित्र परिस्थिति में जुड़ेगा उतना ही गहरा प्रेम होगा इनका। अभी सैंड्रियो कहते हैं, महाराज हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु कौन होगा ऐसा व्यक्ति जो मेरे पुत्र से इतना अधिक प्रेम करेगा। अभी वो उन्हें देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं, ये तो समय ही बताएगा, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। बस इतना ही कहूँगा आप सभी से कि वैन की चिंता करना छोड़ दीजिए,
देवी माँ है ना उसकी चिंता करने के लिए, वो सब ठीक कर देंगी। अभी वो सभी लोग नोट करते हैं। एंड अभी जो उन्होंने कहा था इससे उन लोगों को राहत मिल गई थी। हालांकि वो सब चिंतित तो थे ही बहन के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली थी उसके लिए, लेकिन वो सभी प्रसन्न भी थे कि बहन के सिंह की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि उसे इस हद तक प्रेम करेगा। तो वो सभी इस चीज़ के लिए बहुत खुश भी थे। अभी जो भी फूमंग थी ना वो जीशू के बारे में उनसे कुछ पूछने वाली थी। लाइक वो बड़ा हो गया है, उसकी आगे की लाइफ कैसी होगी उसके बारे में वो कुछ पूछना चाहती थी, पर अभी इतना सब कुछ हो गया था ना कि उनका मन ही नहीं था ये सब पूछने का, क्योंकि वो वन को लेकर वरिड हो गई थी ना, तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था। अभी पंडित जी उन सबको देख के कहते हैं आप सभी लोग जाकर अपने अतिथियों को देखिए, मुझे पूजा की तैयारी करनी है। अभी वो सब नोट करते हैं और फिर वो चारों वहाँ से चले आते हैं। अभी वैन केजिंग वहाँ पर ऐसे खड़ा होता है, इधर उधर देख रहा होता है। हालांकि जो रियांग थी वो बातें कर रही थी, पर वैन ध्यान नहीं दे रहा, तो वो वैनिंग से ही बात कर रही थी। और फिलहाल वैनिंग में उससे बात कर रहा था, क्योंकि वैन केजिंग तो ध्यान दे नहीं रहा था। अभी जितने भी गेस्ट थे वो सभी लोग वहाँ पे पूजा स्थल पे आ गए थे, बस साजिंग और उसके परिवार का आना ही शेष रह गया था। अभी वैन मम्मी कहता है कहाँ हो तुम काया, कब आओगी। अभी वो ऐसा कहता ही है, तभी वहाँ पर जो साजिंग था वो काया और उनके जो अडॉप्टिव सन्स है लाइक सियोयन और स्कॉर्पियो किंग, वो चारों लोग वहाँ पे आ जाते हैं। अभी सब लोग उनके ऊपर फूल फेंकने लग जाते हैं और वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एलिगेंसी से आ रहे होते हैं। अभी जब ट्रैफिक किसिंग होता है वो तो बस काया को ही देखे जा रहा होता है। जितनी सुंदर काया उससे पहले लगती थी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर आज वो लग रही थी। उसने आसमानी कलर का एक बहुत ही सुंदर सा गाउन पहना था, जैसे हिस्टोरिकल लुक में पहने जाते हैं ना हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम में, वैसे ही उसने पहन रखे थे और वो बहुत सुंदर लग रही थी। अभी वो उसे देख रहा होता है, फिर वो अपनी नज़रें हटा लेता है क्योंकि यही उसकी लिमिट है। अभी वो सैड भी हो गया था इस सिचुएशन में आके, लेकिन वो क्या करे, वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे बस कार की झलक चाहिए थी, बस और कुछ नहीं। और अभी वन की सारी सिचुएशन शिशु जो कि उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था वो देख रहा था। लाइक वो कैसे अभी किसी का इंतज़ार कर रहा था। अभी जब वहाँ पर वो सभी लोग आए तो वो काया को कैसे देख रहा था, और वो काया के लिए इतना श्योर इसीलिए था कि वो काया को ही देख रहा है क्योंकि काया के हाथ में भी सेम वैसी अंगूठी थी जैसे अंगूठी उसने जंगल में से ली थी। लाइक वो जंगल में गया था ना वन की अंगूठी ढूंढने, तो वैसे अंगूठी उसने काया के हाथ में लेके दी। तो वो समझ गया था कि हो ना हो इन दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। खैर अभी जैनरियो और गुमम्यान जो अपने साजुम और उनकी फैमिली थी उससे मिलने के लिए जाते हैं। अभी वो लोग आपस में सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर गुमम्यान काया के गाल पे हाथ रखती है और कहती है कैसी हो काया बेटा। अभी काया कहती है जी अच्छी हो रानी माँ, आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जीवियान कहते हैं रानी माँ आप यदि आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। अभी कहती है पूछिए बेटा। अभी जीवियान कहते हैं क्या आपके पुत्र यहाँ उपस्थित है आपकी जगह, परंतु हम में से किसी ने अभी उन्हें देखा नहीं है। वो जल्दी किसी ऐसे उत्सव में आते नहीं ना, तो अगर कभी आए भी होंगे तो मैंने नहीं देखा उन्हें, क्या वो यहाँ पे आए हैं। अभी बयान कहती हैं जी बेटा वो यहाँ पर है। अभी कहा जैसे ही सुनती है कि वैन केजिंग यहाँ पे है, लाइक उसने देखा नहीं था वैन को अभी यहाँ पर, वो जैसे ही सुनती है तो उसकी तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो अपनी अंगूठी जो थी उसे कस के दबा लेती है, जो उसने पहनी थी उसे कस के वो अपने जो धन था उसे दबा लेती है। अभी वो फिर वैन के रिएक्शन में दिखती है और कहती है वैन यहाँ आना। अभी जैसे ही अपने साजिंग और पिच्छू और जीवियन की तरफ पड़ती है, वैन किसी भी उनकी तरफ देखता है तो अपना साजिंग जो होता है वो तो अपने वैन को बस देखता ही रह जाता है। लाइक उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि साजिंग का दिल जो था वो बहुत तेज धड़कने लग जाता है। एंड मैं पहले क्या कर दूँ, साजिंग यहाँ पे कोई ओल्डी नहीं है, लाइक उसकी जो एज है वो 35 ही है। एंड जैसे कि मैंने बताया ये जो लड़के हैं ये सब उनके अडॉप्टिव सन ही हैं, जैसे मैं क्लियर कर चुकी हूँ। सो अभी जब अपना साजिंग को देखता है तो लाइक
इट वॉज अमेजिंग फीलिंग जो अभी फील कर रहा था। अभी वन के सिंह उसकी तरफ आ ही रहा था, लाइक ऑब्वियसली वो उसकी तरफ ही आएगा, एंड जितनी कदम बोलेगा था उतनी तेज़ धड़कनें उसकी बढ़ती जा रही थी। उसकी तो नज़रें ही नहीं झपक रही थी, उसकी पलकें झपक ही नहीं रही थी। उसने आज से पहले कई सुंदर लड़कियां देखी थी, कई सुंदर लड़के देखे थे नॉर्मल रॉयल फैमिली से, पर इतना सुंदर कोई नहीं था। अभी वन के सिंह उनके पास जाता है। अभी म्यान कहती हैं, वन के सिंह इनसे मिलो, ये है ताहू राज्य के महाराज जाओजिन। अभी वो जाओजिन की तरफ देखता है और उन्हें ग्रीट करता है। अभी फिर जाओजिन भी उसे ग्रीट करते हैं, और फिर वो बाकी सब जो वहाँ थे, काया, सिवियान, स्कॉर्पियो, उन सबको भी वो ग्रीट करता है। अभी जाओजिन कहते हैं वन से, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा वन के सिंह। अभी वन कहता है, जी मुझे भी आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये सब जो उसने कहा था वो अपनी नज़रें झुका कर ही कहा था, क्योंकि वो काया से नज़रें नहीं मिलाना चाहता था, जिससे अगर वो काया की तरफ देखता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते। इसीलिए उसने अपनी नज़रें नीचे कर कह दी, और जाओजिन को वो नज़रें नीचे करे हुए भी बहुत कतर लग रहा था। अभी जो अपना बिच्छू था वो जाओजिन की तरफ देखे जा रहा था। जिस तरह से वो देख रहे थे ना वन के सिंह को, वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था उसके लिए। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था अपने जाओजिन को इस तरह से किसी को देखते हुए, क्योंकि जाओजिन कभी किसी को देखता ही नहीं है, लाइक इस तरह से तो बिल्कुल नहीं, जैसे अभी वो वन के सिंह को देखा था। अभी जियान कहते हैं वैसे, वन के सिंह मानना पड़ेगा आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आपको देखकर मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है। अभी वन के सिंह स्माइल करता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो मुझसे कई ज़्यादा सुंदर हैं। अभी जियान कहते हैं, हाँ कहने के लिए तो बात अच्छी है, परंतु ये सत्य नहीं है। अभी जाओजिन कहते हैं, वैसे जियान ने बिल्कुल सही कहा, आप वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बिल्कुल आसमान से उतरे किसी फरिश्ते की तरह। अभी वन कहता है, जी तो आपका बड़प्पन है। अभी जाओजिन मुझसे देख के स्माइल कर रहा होता है, एंड बिच्छू ये सब देख रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं करता। अभी थोड़ी देर बाद पूजा प्रारंभ होती है और सभी लोग पूजा में शामिल भी होते हैं। सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं जहाँ पर पूजा चल रही होती है। अभी वन के सिंह पूजा में हाथ जोड़ के बैठा हुआ होता है, उसके इस साइड में पैनिंग होता है और इस साइड में गुरजंग बैठी होती है, उसके बगल में अपना शिशु बैठा हुआ होता है, एंड उसके सामने वाली जो साइड थी वहाँ पर जाओजिन और उसकी फैमिली वाले बैठे हुए थे। अभी ऐसा था ना कि वन के सिंह तो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था, लेकिन वन के सिंह को जीशु और जाओजिन दोनों ही देखे जा रहे थे। फिर जीशु वन से अपनी नज़र हटाता है और वापस से अपना ध्यान लगाने जाता है पूजा में, लेकिन जाओजिन स्टिल उसे देखे जा रहा था। अभी जीशु तो उसे इसलिए देख रहा था क्योंकि वो उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था, और ऐसा नहीं था कि वो अभी क्यूरियस हो रहा था, वो वन के लिए हमेशा से ही क्यूरियस था। वन के सिंह जैसा बचपन में था तो जीशु उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता था, लाइक उस तरह से तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उसके प्रति अट्रैक्ट रहता था कि ये किस तरह का इंसान है। उससे वो बात करने की कोशिश करता था, वो अगर बात नहीं करता तो उसे परेशान कर देता था कि वो किसी तरह से उससे इंटरेक्ट कर पाए, वरना जीशु उसके अलावा किसी को भी परेशान नहीं करता था। जैसी हरकतें उसने वन के साथ की थी वैसी हरकतें उसने कभी किसी के साथ नहीं की थी, तो काफ़ी ज़्यादा उसके प्रति अट्रैक्ट रहता था, एंड स्टिल वो था। एंड रही बात जाओजिन की, तो जाओजिन को तो वन के सिंह से पहली नज़र वाला प्यार ही हो गया था, वो तो एकदम ही मोहित हो गए थे अपने वन के सिंह के ऊपर। अभी ये जो पूजा थी ये तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है, एंड अभी यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें वन के सिंह और काओ वेनिंग को दिखाया जाता है जो कि महल में ऐसे ही घूम रहे थे, और अपना वेनिंग जो था वो वन से विनती कर रहा था। वो कहता है, राजकुमार कृपया चले ना मेरे साथ, मुझे यहाँ के बाजार में घूमना है, क्या आप अपने सेवक के लिए इतना नहीं कर सकते। अभी वन उसे गौर कर देखता है और कहता है, पहली बात तुम मेरे सेवक नहीं हो, मित्र हो मेरे, और दूसरी बात कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं है, वहाँ जाकर मैं मुँह लटका के घूमता रहूँगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो तुम किसी ऐसे के साथ जाओ ना जो कि तुम्हारे साथ जाना भी पसंद करे। अभी मैंने कहता है, पर मुझे तो आपके ही साथ जाना है। अभी वो ऐसे ही बोलता है, तभी जो हेमंत था उसका ध्यान सामने से आ रही गुरजंग पे जाता है, जो कि सामने से आ रही थी, और वो आ ज़रूर उनकी तरफ रही थी, पर उसे फिलहाल उन दोनों से काम नहीं था, वो जा रही थी
शीशु को बुलाने के लिए, जिसे उसके पिता ने बुलाया था और जो कि अभी अपने जो तलवारबाजी थी उसका अभ्यास कर रहा था। अभी वो उसकी तरफ से आती तो वो पास में आ जाती ना, तभी अपना बहन कहता है सुप्रभात राजकुमारी। अभी वो कहती है सुप्रभात। अभी मैंने भी उसे सुप्रभात कहता है और वो भी उसे कहती है सुप्रभात। अभी मैंने को तो पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, तो वो कहता है राजकुमारी क्या आप मेरा एक कार्य करेंगी। अभी वो कहती है कैसा कार्य। अभी वैन कहता है वो वैनिंग है ना। अभी वो इतना ही कहता है, तभी वैनिंग कहता है नहीं नहीं राजकुमारी कुछ नहीं कुछ नहीं। राजकुमार आपको नहीं जाना तो मत जाइए ना, पर कृपया ऐसा मत कीजिए। अभी वो कहती है बात क्या है। अभी जो है ना तभी कहता है तुम चुप रहो। फिर वो श्यांग से कहता है राजकुमारी क्या आप वैनिंग के साथ यहाँ के बाज़ार चले जाएंगी। उसे यहाँ पे बाज़ार में घूमना है और मेरा मन नहीं है जाने का, तो क्या आप उसे लेके चले जाएंगी। अभी वैनिंग कहता है नहीं राजकुमारी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी श्यांग वैनिंग और वैन को दिखती है, फिर कहती है जी मैं थोड़ी देर में चली जाऊँगी और ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है वैनिंग। अभी वैनिंग की तरफ देखता है, कहता है देखा राजकुमारी कितनी दयालु है। अभी वो कहती है अच्छा अभी मुझे जाना होगा। मैं कहता है कहाँ जा रही हैं आप। अभी श्यांग कहती है वो पिताजी ने भैया को बुलाया है, वो युद्ध कला का अभ्यास कर रहे हैं, बस उन्हें बुलाना चाह रही हूँ। अभी वैन कहता है एक कार्य कीजिए आप वैनिंग के साथ जाइए, राजकुमार को मैं काकश्री के पास ले जाऊँगा, ठीक है। अभी श्यांग कहती है नहीं नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वैन कहता है बिल्कुल आवश्यकता है, अभी आप होना चाहिए, मैं सब संभाल लूँगा। अभी श्यांग कहती है परंतु पिताजी, वो कहता है मैं उन्हें संभाल लूँगा, जितना शीघ्र जाएंगे उतना ही अधिक समय मिलेगा विदित करने के लिए। अभी श्यांग को कुछ समझ में नहीं आता, वो कहती है जी आपने कुछ कहा। अभी वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं अभी आप लोग जाइए। अभी श्यांग मैंने की तरफ देखती है और कहती है चले। अभी मैंने तो कुछ बोल नहीं पाता है, बस हाँ में से लाता है और फिर वो दोनों ही वहाँ से चलने लगते हैं। अभी वैनिंग पलट के अपने बहन को देखता है और अजीब सा मुँह बनाता है। अभी ऐसा नहीं है कि अपना वैनिंग श्यांग को पसंद नहीं करता, वो उसे बहुत प्यार करता है, श्यांग भी उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वैनिंग अपनी जगह जानता है, वो अपनी मर्यादा नहीं लाना सकता। वो एक सेवक है अपने वैनकेसिंग का और वो राजकुमारी इतनी बड़ी रियासत की, तो वो जानता है कि उन लोगों का कोई मेल नहीं है और इसीलिए वो श्यांग से दूरी बना के रखना चाहता है। लेकिन वैनकेसिंग वो तो कोई मौका नहीं छोड़ता उन लोगों को साथ रखने का। तो अभी इसीलिए उसे मन पर क्रोध आ रहा था पर वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था उसे। अभी वो दोनों ही वहाँ से चले आते हैं और वैनकेसिंग उन्हें देख के स्माइल करता है एंड फिर वो जाने लगता है उसी रास्ते की तरफ जहाँ से वो आया था। आया तो उसी साइड से था, लेकिन अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसे ये तो पता ही नहीं है कि युद्ध कला वो कहाँ पर रही है, उसका अभ्यास होता कहाँ पे वो तो उसे पता ही नहीं है। अभी वो कहता है इतने बड़े महल में अब कहाँ ढूंढूं, मैं भी ना एकदम मूर्ख हूँ, अगर सहायता करनी ही थी तो कम से कम पूछना तो चाहिए था, अब क्या करूँ। अभी वो ये कहता ही है और फिर उसी रास्ते में चलने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली श्याम उधर ही जा रही थी। अभी उस रास्ते का जो एंड होता है वो आने वाला था और उसके बाद टर्न था लेफ़्ट और राइट, तो लेफ़्ट वाला जो टर्न था वहाँ से वो जाने का सोचता है और उस गली के अंदर वो मुड़ भी जाता है, पर साओ जिन उस तरफ से आ रहा था और उसे इस गली में मुड़ना था। अभी वैनकेसिंग और साओ जिन दोनों ही जिस गली में थे उससे आगे वाली गली की तरफ वो मुड़ते हैं और दोनों ही आपस में टकरा जाते हैं। अभी साओ जिन को तो पता ही था कि जिससे वो टकराया है वो वैनकेसिंग है, क्योंकि वो सब इतना सडनली हो गया था तो वो गुस्से में कहता है ये क्या विरोध किया। अब वो इतना ही बोलता है तभी वो देता है कि जिससे वो टकराया वो वैनकेसिंग है, तो इतना बोल के वो रुक जाता है। अभी वैनकेसिंग को तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी और उसे डर भी लगा कि उसने कोई मसला खड़ा कर दिया, सबसे लग रहा था। तुरंत से ही अपने हाथ जोड़ता है और कहता है क्षमा कीजिएगा महाराज, मैंने देखा नहीं है आपको आते हुए। अभी साओ जिन वैनकेसिंग को ऐसे घबराया हुआ देखता है, कहता है वैनकेसिंग यही नाम है ना तुम्हारा। अभी कहता है जी यही नाम है मेरा, आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया मैंने। अभी साओ जिन कहता है नहीं नहीं क्षमा की कोई बात नहीं है, ऐसी भूल तो किसी से भी हो सकती है, नहीं किसी बात पर इतना क्रोधित हो गया, मुझे क्षमा कर दो। अभी वैन कहता है कैसी बातें कर रहे हैं महाराज। अभी साओ जिन कहता है जैसे तुम सुन रहे हो खैर तुम कहीं जा रहे थे। अभी वैन कहता है जी मैं राजकुमार शीशु को ढूंढ रहा हूँ, पर तो मुझे ये नहीं पता कि वो युद्ध कला का अभ्यास करते कहाँ पे है, क्या आप मेरी सहायता कर देंगे।
राजा कहता है जी बिल्कुल कर देंगे। फिर वो जिस गली से आ रहा था ना उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है इस गली से जाएंगे ना आप तो यहाँ से बाएं मुड़ जाएगा फिर दाएं मुड़ जाएगा और फिर आपको वो जगह मिल जाएगी जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अभी मैंने कहता है धन्यवाद। ये साउची मुझे स्माइल करता है और फिर उस रास्ते की तरफ अपने हाथ से इशारा करता है और कहता है जाइए। अभी मैं फिर वहाँ से चला जाता है और अपना साउची उसे जाते हुए बस देखता रहता है। अभी तभी जिस डायरेक्शन से अभी फैन आया था वहीं से ही बिच्छू आ जाता है और कहता है पिताजी आप कहाँ थे, कितने समय से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। अभी राजू होता है वो स्टिल उधर ही देखे जा रहा होता है। अभी अपना बिच्छू भी उस तरफ दिखता है पर उसे तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई नहीं दिखता। अभी वो कहता है पिताजी। अभी साउची फिर अपने सेंस में आता है उसकी तरफ देखता है कहता है क्या हुआ। अभी बिच्छू कहता है कहाँ खोए हैं आप। अभी साउची वापस एक डायरेक्शन में देखता है और कहता है वैन केजिंग। अभी बिच्छू जैसे ही वैन का नाम सुनता है उसका दिल तो दिल से धक्के से कर जाता है क्योंकि वो जानता था कि वैन केजिंग वही लगा है जिसे राजू कल खोल कर देख रहा था। अभी वो कहता है जी वैन केजिंग है। अभी राजू उसे देखता है उसे देखता है एक अजीब सी स्माइल करता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी बिच्छू कहता है जी पिताजी। साउची कहता है मैं लक्ष्मण जल की बात करें। अभी बिच्छू कहता है जी पिताजी। अभी वो दोनों ही फिर साउची की कक्ष की तरफ चले जाते हैं और बिच्छू का मन तो बहुत ही घबरा रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ भी बात है वो वैन केजिंग से रिलेटेड ही है एंड उसे ये सब जानकर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि दरअसल सीन ऐसा था ना कि भले ही बिच्छू और जीवियन को साउची ने अडॉप्ट किया है लेकिन जो अपना साउची है उसके लिए बिच्छू के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई है। लाइक वो जो लवर्स वाला प्रेम होता है ना वो वाला प्रेम और वो इसके लिए खुद को बहुत दोषी भी डराता है। वो नहीं चाहता कि उसके मन में ऐसी भावनाएं आए पर अब तो आ गई हैं तो कुछ कर नहीं सकता। वो खुद को बहुत सुनाने की कोशिश भी करता है कि वो उसके अडॉप्टिव फादर हैं बट दिल ने आज तक किसी की सुनी है। तो अभी वो इसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है और वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है पर ना उसकी भावनाएं उसके कंट्रोल में है ना उसका दिल उसके कंट्रोल में है। तो अभी जब उसने साउची को वैन को ऐसे देखते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपने को समझा भी रहा था कि उसका जीवन है वो जैसे चाहे वैसे जिए पर अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो क्या करे। उसके इमोशंस उसके काबू में है ही नहीं तो वो क्या कर सकता है। तो अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उससे पता है कि साउची जो भी बात करेगा वो वैन केजिंग के बारे में ही बात करेगा। खैर अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आ गया होता है जहाँ पर राजू अपने युद्ध कला का अभ्यास कर रहा होता है। अब जो अपना ऋषि था तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर सारी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं जिनके साथ ही तो वो प्रैक्टिस करेगा ना तो वहाँ पर ऐसे प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके मूव्स उसकी शार्पनेस वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है। अब वैन केजिंग आया तो वहाँ पर शिशु को बुलाने था पर वहाँ पर उन सभी लोगों को अभ्यास करते थे वो काफ़ी ज़्यादा ही उनमें इन्वॉल्व हो गया था। लाइक उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख कर। इतना अच्छा लग रहा था कि वो ये भूल ही गया था कि वो यहाँ पे आया किस कार्य से है। अभी वो उन सभी को देखे जा रहा था ऐसा नहीं कि उसका नाम देश में ही था उसका नाम सभी पे था। सभी बहुत अच्छे से वहाँ पर अभ्यास कर रहे थे और तीशु भी तीशु की भी फोकस्ड उसकी शार्पनेस देखकर इम्प्रेस हुआ था। लाइक उसको लगा नहीं था कि तीशु जैसा इंसान इतना सीरियस होकर भी कोई काम कर सकता है। इतना फोकस्ड इतनी शार्पनेस रखते हुए वो जिस तरह से अभी अभ्यास कर रहे थे ना वैन केजिंग बहुत इम्प्रेस हुआ था। लाइक उस तरह से नहीं ऑब्वियसली बट ऐसे वो इम्प्रेस हो गया था। वो उन सभी को देखे ही जा रहा था तभी अपना तीशु जिस दरबार से अभ्यास करता है उस दरबार को तुरंत से ही अपने वैन केजिंग के गले के साइड में लगा देता है और उसे देखते हुए स्माइल करता है फिर कहता है राजकुमार वैन इस तरह से अगर किसी दृश्य किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे तो आपको ज्ञात भी नहीं होगा और आपका शत्रु आप पर प्रहार करके आपके प्राण ले जाएगा। और ये कहने के बाद वो बहुत ही मोहक स्माइल करता है और अपने वैन केजिंग को देखे जा रहा था और अपने वैन केजिंग तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन वो इतना सडन सा कुछ हुआ था ना कि वो बहुत शॉक हो गया था। अभी तीशु वैन के गले से अपनी तलवार हटा लेता है और कहता है
इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी मैंने उसकी तलवार की तरफ देखता है और कहता है, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और आपने मुझे बिना देखे कैसे मुझ पर तलवार रख दी? मेरा मतलब आप तो अभ्यास कर रहे थे। अभी शीशे से देख कर स्माइल करता है और कहता है, राजकुमार बहन, हमें बचपन से यही शिक्षा दी गई है कि योद्धा को हर वक्त चौकन्ना रहना होता है। उसे अपने आसपास होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा एक पल की चूक और खेल खत्म। अभी मैंने उसके वहाँ पे नोट करता है। अभी शिशु कहता है, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी मैन कहता है, ओ हाँ, आपको काफ़ी ने बुलाया है। अभी शिशु नोट करता है, फिर उन सभी लोगों की तरफ वो देखता है जो कि उसके साथ अभ्यास करते हैं, और देखता है वो कहता है, आप सभी अब जा सकते हैं, कल मिलते हैं। अभी वो सब शिशु को ग्रीट करते हैं, शिशु भी उन्हें ग्रीट करता है, और फिर वो सब बाहर चले आते हैं। अभी शिशु फिर वैन की तरफ देखता है, फिर कहता है, चले। अभी वैन नोट करता है और वो आगे आगे चलना चाहता है, और शिशु उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं बोलती हूँ आपको कहने को हम सब कि नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में तो लिख दीजिएगा गाइस। इतने सारे बैकग्राउंड मैसेज के लिए मैं बहुत ज़्यादा समय पाती हूँ गाइस, लेकिन मैं कहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी आप सभी को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा समय पाती हूँ। एंड फिलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ जैसे कि मैंने कहा कहने को हम सफ़र के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय बंजू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल। एंड हाँ, आज रक्षाबंधन है तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, जय बंजू।